नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे। आज भी हम उसके कई मेथड थे, उसमें 2 मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, तीसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं। तो वो जो वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड थे एक बार रिवीजन कर देते हैं। एक मेथड था EMF मेथड, दूसरा था MMF मेथड, तीसरा है फोर्टियर ट्रायंगल मेथड जो आज हम लोग पढ़ेंगे, और चौथा है न्यू ASA मेथड था। अब देखिए इस मेथड में और इस मेथड में क्या कमी थी जिसकी वजह से ये हमने पढ़ा। आपने ये पाया था इस मेथड में जो ZS आता था वो क्या आता था, ज़्यादा आता था, जिससे इस मेथड में ये एक्स्ट्रा मतलब इसमें MF की वैल्यू जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या आती थी, ज़्यादा आती थी। इसमें क्या आती थी, कम आती थी। अब बात करते इसमें ज़्यादा आती है, इसमें कम क्यों आती है। इसमें कुछ कमियां थी, उस कमियां को दूर किया जाता है और इस प्रकार से हम उस जो कमी दूर होती है वो फोर्टियर ट्रायंगल मेथड से होता है, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अब इसमें कमी क्या थी, बात करते हैं कि कमी क्या थी। कमी उसमें ये थी कि उसमें MMF मेथड में लीकेज रिएक्टेंस को हमने क्या कंसीडर किया था, आर्मेचर रिएक्शन की तरह हमने कंसीडर किया था। उसके अंदर ये कमी थी जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज रिएक्टेंस दोनों को एक मान करके हम लोग रिजल्ट निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन मतलब XAR और लीकेज रिएक्टेंस XAL को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, जिससे यहाँ पर रिजल्ट जो मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन का वो बेटर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन बाई फोर्टियर ट्रायंगल। लेकिन फोर्टियर ट्रायंगल पढ़ने से पहले हमें जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो फोर्टियर ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग फोर्टियर ट्रायंगल पढ़ते हैं, फोर्टियर ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग ZPFC पढ़ते हैं, अर्थात जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, जब जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में ड्रा किया जाता है, तो ये फील्ड करंट और VT के बीच में ड्रा किया जाता है। अब आप एक दिमाग में आया होगा कि X एक्सिस पर कौन होगा और Y एक्सिस पर कौन होगा। तो X एक्सिस पर पहले हम बता चुके हैं, X एक्सिस पर जो इंडिपेंडेंट होता है मतलब फील्ड करंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, मतलब फील्ड करंट बढ़ाने पर ही आपको VT प्राप्त होगा, VT से EF नहीं प्राप्त होगा। मतलब IF को क्या रखेंगे, IF को आप लोग X एक्सिस पर रखेंगे और VT को Y एक्सिस पर रखेंगे। तो इस तरह से हमें ये हम X एक्सिस खींचे IF और ये Y एक्सिस खींचे, जिसको हमने VT बोल दिया। अब एक कंडीशन थी, समझ में आया कि ये दो लोगों के बीच में खींची जाती है, IF और VT के बीच में ड्रा की जाती है। अब बात करते हैं इसमें और क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो एक कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि जो आपका स्पीड हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, अर्थात वो सिंक्रोनस स्पीड पर जनरेटर मूव करना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसमें जो आर्मेचर करंट हो वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब हमने क्या बोला, ये आपका क्या है, आर्मेचर करंट, ये आपका कांस्टेंट है। दूसरा बोला हमने स्पीड भी क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दो चीज़ कंडीशन हम मान कर चलेंगे कि ये मान लिया जाता है। इस कंडीशन पर हम लोग जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तीसरा एक कंडीशन और है, इसमें जो लोड लगाएंगे वो भी क्या होगा, प्योर इंडक्टिव होगा, इसीलिए हमने क्या लिखा, जीरो पावर फैक्टर लिखा। समझ आए, मतलब इसमें जो आप लोड लगाएंगे तो जो आपका लोड होगा वो क्या होगा, प्योर इंडक्टिव होगा। तो ये तीन कंडीशन को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ZPFC ड्रा करते हैं। अब देखो भाई क्या है, हमें क्या चाहिए, रेटेड करंट चाहिए, मतलब जो कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले इस फिगर ड्रा करने के लिए हमने ये बना लिया फेजर इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कांस्टेंट करंट, मतलब
रेटेड करंट या जो जिसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हमने ये करना है। तो हमने क्या किया, इसको ओपन रखेंगे, कितना भी फील्ड बढ़ाइए, कितना भी फील्ड बढ़ाइए, लेकिन आपको यहाँ पर आईए नहीं फ्लो होगा। अतः हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। ये शॉर्ट हो गया, ये हट गया, तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट कंडीशन हो गए। एक कंडीशन हमें प्योर लैगिंग करना है, इसलिए हम आरए को भी क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर देते हैं। छोटी वैल्यू भी होती है, इसलिए इसको हम इग्नोर भी मान लिए। इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, जैसे हमने यहाँ दिखा दिया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फील्ड को बढ़ाएंगे, आईएफ को इंक्रीज करेंगे। आईएफ को इंक्रीज करने पर क्या होगा, यहाँ पर करंट बढ़ेगा, और तब तक आईएफ को इंक्रीज करेंगे जब तक कि आईए की वैल्यू रेटेड करंट के बराबर नहीं हो जाता है। अब वहाँ पर रुक जाएंगे, एक रीडिंग नोट करेंगे। आप खुद सोचिए, उस समय जब ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, तो उस समय VT क्या है, 0 है। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। OCC देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि ZPFC आगे से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने जीरो फील्ड करंट पर आपका आईए की वैल्यू, जीरो फील्ड करंट पर आपके आईए की वैल्यू रेटेड नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि आप क्या किए, इसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर रखे, क्योंकि हमें ग्राफ कहाँ चलना है, VT = 0 चलना है, और फील्ड को भी क्या रखना है। तो हमें क्या मिला कि इसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन कर दिए और फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, तो आईए की वैल्यू कुछ आएगी, लेकिन उस वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे, जहां पर आईए की वैल्यू क्या हो जाएगा, रेटेड के बराबर हो जाएगा। तो वो मेरा ये पॉइंट हो गया, क्लियर है। तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम क्या करें, फील्ड को और बढ़ा रहे हैं। फील्ड को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आईए की वैल्यू क्या होगी, रेटेड से बढ़ेगी। तो रेटेड से बढ़ेगी तो अतः हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लोड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोड लगाना पड़ेगा, जिससे जो आईए रेटेड बढ़ी थी वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ लोड लगा दिए, तो आईए जो बढ़ी हुई थी वो क्या हो गई, रेटेड के बराबर हो गई। तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होने लगा, VT प्राप्त होने लगेगा। तो ये VT क्या होगा, अब मुझे एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। और सोचिए, फील्ड करंट को और इंक्रीज कर रहे हैं, फील्ड करंट को और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सोचिए, तो आपका आईए की वैल्यू और इंक्रीज होगी। आईए की वैल्यू इंक्रीज होने पर आप क्या करेंगे, लोड को और बढ़ाएंगे। फिर हमने लोड को और इंक्रीज कर दिया, इसलिए इसको वेरिएबल बनाया है। और इंक्रीज करेंगे तो आईए की वैल्यू जो बढ़ी हुई थी वो किसके बराबर हो गई, रेटेड के बराबर हो गई, और तब VT भी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। और एक स्टेप देख लेते हैं कि फील्ड को और बढ़ाएंगे तो आईए भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आईए रेटेड से ज़्यादा हो जाएगा। तो आईए को रेटेड को क्या करना, उसे के बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुनः लोड को बढ़ाना पड़ेगा। लोड को बढ़ाने से क्या होगा, आपका VT और बढ़ जाएगा। इस तरह से मुझे ये एक और ग्राफ मिला। तो इस तरह से हमें ZPFC ग्राफ प्राप्त होता है। तो ZPFC के लिए ये 3 कंडीशन है, आईए कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, और लोड क्या होनी चाहिए, प्योरली इंडक्टिव होना चाहिए, तब ये 0 पावर फैक्टर हो सकता है। क्लियर। तो अब हम लोग इसकी हेल्प से, अब मुझे 2 ग्राफ मुझे पता होना चाहिए, एक OCC और दूसरा ZPFC। इन दोनों की हेल्प से हम लोग पोर्ट्रेट ट्रायंगल को समझेंगे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक हुआ, अब हम लोग पोर्ट्रेट ट्रायंगल को स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें ZPFC भी पता है और OCC भी पता है। OCC थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। OCC क्या होता है कि हम लोड को ओपन रखते हैं और इस तरह से मेरा ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है। क्लियर ही OCC है। अब हमें जो हमने लिखा है, जो पहले बता चुके, इस मेथड में आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप IAXL और आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज ड्रॉप IAXL को अलग अलग कैलकुलेट करके वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि उसमें क्या करते थे, एक साथ प्राप्त करते थे, यहाँ पर अलग अलग प्राप्त करेंगे, जबकि जिससे इस मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन एक्यूरेट प्राप्त होता है। जबकि उपरोक्त दोनों ड्रॉप को MMF मेथड में, जो कि कमी थी, आर्मेचर रिएक्शन की तरह कंसीडर करते हैं और एक साथ फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट ट्रायंगल, जिसके कई स्टेप हैं, हम लोग अलग अलग स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1,
इसमें हम लोग क्या करेंगे, OCC प्लाट ग्राफ करेंगे। दूसरा क्या है, ZPFC प्लाट को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे या प्लाट करेंगे। तो ये देखिए आपका OCC मिला और ये क्या मिला, ZPFC मिला। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या बनाते हैं, पोर्टियर ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा कि OCC और ZPFC के दोनों ग्राफ के बीच में पोर्टियर ट्रायंगल बनाते हैं। तो वो पोर्टियर ट्रायंगल ये आपका हुआ, ये आपका पोर्टियर ट्रायंगल हुआ, इसी को पोर्टियर ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसको क्वेश्चन उठता है कि इसको ड्रा कैसे करते होंगे, कैसे ये ABC या ADB आया। अब देखिए ड्रा करने के हमें अलग नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। हमने क्या लिखा, ZPFC के स्टार्टिंग पॉइंट P पर, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट F पर, सॉरी, तो जो F डैश मिला, F डैश यहाँ लिखा था, तो F डैश पर क्या होगा, सोचिए उस समय VT की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जो कि हम पहले बता चुके थे। उस समय VT की वैल्यू 0 होगी, तो उस समय VT की वैल्यू 0 होगी, तो उस समय यहाँ पर भी और IA की वैल्यू क्या होगी, रेटेड के बराबर होगी। क्लियर है? तो उस समय रेटेड के बराबर होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि इसमें रेटेड के बराबर करंट बह रहा है। तो वो वोल्टेज जो आपने प्राप्त किया है, सोचिए जो आपने वो वोल्टेज प्राप्त किया है, वो किसको किसको कंपनसेट करता है, किस किस वोल्टेज, जो फील्ड प्राप्त किया, जो वोल्टेज प्राप्त किया है, उस समय फील्ड क्या थी, तो उस समय फील्ड क्या थी, OF थी, OF डैश थी। फिर से बोल रहे हैं, जब ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में था और फील्ड को बढ़ा करके IA रेटेड करंट के बराबर आपने किया था, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, तो उस समय ये जो फील्ड दिए थे, उस फील्ड की वैल्यू क्या थी, OF डैश थी, ये OF डैश थी, जबकि ये शॉर्ट सर्किट है, हमने बता दिया, इसलिए V2 = 0। तो ये फील्ड किस किस वोल्टेज को कंपनसेट कर सकता है, तो दो वोल्टेज को, ये कंपनसेट करेगा लीकेज रिएक्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप को, दूसरा करेगा आर्मेचर रिएक्शन के वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करेगा। क्लियर है? तो वही हमने लिखा है, OF डैश कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। मतलब ये दो लोगों को क्या करेगा, वोल्टेज के को कंपनसेट करेगा। तो इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, MF OF डैश = IAXL + IAXAR। हमने लिख दिया कि इन दोनों को वो करेगा। अब बात करते हैं तीसरी बात, नेक्स्ट, कि अब हम पोर्टियर ट्रायंगल, मेरा मकसद था पोर्टियर ट्रायंगल बनाना, तो हमें एक पॉइंट मिला, एक मुझे OF डैश मिल गया है। ये क्लियर है? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, MMF F डैश EF। अब देखिए क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, OCC की हेल्प लेते हैं। अभी तक हमने ZPFC का हेल्प लिया था, अब हम क्या करते हैं, पांचवें पॉइंट के लिए हम लोग OCC की हेल्प लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ओपन कर रखा, OCC के लिए इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हम फील्ड को बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ाते बढ़ाते इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, OCC से हेल्प भी मिलेगा और ZPFC से भी हेल्प मिलेगा, दोनों का हेल्प लेते हैं। यहाँ पर पांचवें पॉइंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोड लगाते हैं, वो भी इंडक्टिव लोड है, यही लोड है, यहाँ ये आपका इंडक्टिव लोड है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फील्ड को बढ़ा रहे हैं, और फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर IA भी क्या लगा रहे हैं, IA यहाँ पर रेटेड IA इसमें रेटेड बढ़ाना है, और इसको इतना बढ़ाएंगे जब तक कि यहाँ पर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज नहीं प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए ध्यान से। ZPFC में हम IA क्या होगा, रेटेड होगा, ये क्या होगा, लोड क्या होगा, वेरिएबल होगा। इस लोड को हम इतना बदल रहे हैं कि जब तक कि यहाँ का वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है, वो किसके बराबर हो जाए, रेटेड के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पर लोड को तब तक चेंज करेंगे जब तक कि ये रेटेड वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता है। जब ये रेटेड वोल्टेज के बराबर हो जाता तो हम वहाँ रुक जाते हैं। उस समय सोचिए
उस समय हमें कितना फील्ड प्राप्त हुआ, ये आपका जो यहाँ ZPFC है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, VT मिला, और वो भी VT कौन सा मिला, रेटेड मिला। तो उस समय जो आपको ये क्या मिला, F मुझे ये मिला। ठीक है, खुद सोचिए, उसी समय इस लोड को क्या कर दीजिए, ओपन कर दिया जाए। जब आपने VT प्राप्त किया था उसी समय इस लोड को क्या कर दिया, रिमूव कर दीजिए, हटा दिया जाएगा, ये ओपन हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये VT, अब यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है? तो इस समय ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज और प्लस ये वोल्टेज, ये भी रेटेड था, इसके अंदर करंट भी क्या हो रहा है, रेटेड बह रहा है। तो अतः इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये EF वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको किस पर मिलेगा, ये ओपन कंडीशन पर, ये OCC पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर इसी फील्ड पर अगर हम ओपन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक PK मिल जाएगा। ये PK वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, EF को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है ये EF वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? फिर से बोल रहे हैं, आप उसको सबसे पहले हमने क्या किया था, ZPFC ड्रा करने के लिए इसमें इतना करंट बहा है, आइए तो रेटेड बहा रहा है, इसको वो लोड को इतना चेंज किया कि मुझे VT प्राप्त हुआ। अब VT को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो हमें EF, वही VT EF में बदल गया। तो ये जो VT मिला था वो किस पर मिला था, ZPFC पे मिला था, वो पॉइंट A था, और जब ओपन कर दिए तो मुझे पॉइंट K मिला, वो EF था। क्लियर है? ओके, तो वही हमने 5.5 में हमने लिखा है कि MF EF पर, ये OCC पर EF PK के बराबर होता है, या ZPFC पर, मतलब सेम फील्ड है, पर VT के बराबर वोल्टेज पैदा करता है, जबकि हमने क्या रखा है, RA को निगलेक्ट कंसीडर किया है। अब चलते हैं 0.6 नंबर पर चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें पोर्ट्रेट ट्रायंगल बनाना, एक ट्रायंगल बनाना है, जिस ट्रायंगल को हम लोग पोर्ट्रेट ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम क्या किए, पॉइंट A से OF के बराबर पैरेलल लाइन, पैरेलल और बराबर AD ड्रा किया। हमें पता है ये पॉइंट से हमने क्या किया, OF के बराबर एक लाइन ड्रा किया। उस लाइन को यहाँ पर हमने क्या, वो किसके बराबर, वो AD है, मतलब ये जो AD है ये OF के बराबर भी है, जो ये AD है ये OF के बराबर है और इसी के पैरेलल भी है। क्लियर है? अब बात करते हैं 0.7 की बात करते हैं। अब देखिए 0.7 में क्या होता है, पॉइंट D से एयर गैप लाइन के पैरेलल DC ड्रा। अब बात करते हैं एयर गैप लाइन क्या होता है। एक्चुअल में क्या है, आप OCC में फील्ड को बढ़ाते जाइए तो ये कर्व क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, जैसे कि दिखाया गया है। अगर इसके अंदर सैचुरेशन नहीं होता तो ये क्या पैदा हो, ये स्ट्रेट लाइन पैदा होती है। इसको हम, जो ये ब्लैक वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर गैप लाइन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, 7 पॉइंट में इस D पॉइंट से एक एयर गैप लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया, जो कि क्या किया, वो OCC पर कहीं कट किया। तो जब OCC पर ये क्या करेगा, कट करेगा, तो हमें एक पॉइंट क्या मिल जाएगा, C पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तक बात करते हैं। अब C पॉइंट C से AD पर एक परपेंडिकुलर लाइन CB ड्रा किया, मतलब इस जो हमें C मिला था, जो पीछे चलते थे, जो यहाँ हमें C मिला था, हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए, जिसको हम क्या बोले, CB मिला, सॉरी। तो इस C से जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो हमें CB मिला। अब इसको समझने से पहले, अब ये जो CB होगा वो IA एक्सल के बराबर होगा। अब आप सोचेंगे भाई ये IA एक्सल के बराबर कैसे होगा, इसको समझना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फेजर से भी समझते हैं, जो हमने फेजर यहाँ ड्रा कर रखा है। पहला कंडीशन, सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, ये VT ड्रा किया। हमने बोला सबसे पहले जब भी हम कुछ करेंगे वो VT ड्रा करेंगे, तो ये हमने VT ड्रा किया। इस VT से IA क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा।
तो हमने यहाँ पर देखिए VT और IA के बीच में 90 डिग्री हमने ड्रा कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? स्पष्ट है? IA-RA को हमने कंसीडर किया है, हमने खुद बोला ना कि बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा सा IA-RA हमने ले लिया। ये IA-RA जो कि इस थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना लेते हैं, ये हमने जो VT बनाया था यहाँ से हमने छोटा सा IA-RA हमने यहाँ पर ले लिया, छोटा सा, क्योंकि हम इतना छोटा बना देंगे कि आप दिखे ना तो कोई फायदा नहीं है। अब तीसरा कंडीशन हमने क्या किया, हमें IA-XL हमने बना दिया, इससे 90 डिग्री होगा IA-XL। अब यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ER। ये जो अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, देख सकते हैं इससे अगर देखेंगे इस फिगर से, इस फिगर में ये क्या है, VT है, और VT में IA-XL आपने क्या कर दिया, IA-RA थोड़ा सा छोटा लिए और IA-XL तीनों को, ये ER किसके बराबर, इसके प्लस इन तीनों के फेजर सम के बराबर है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी हमें इस IA-RA, IA-XL और VT को जोड़ने पर मुझे ER प्राप्त हो गया। क्लियर है? अब देखिए भाई हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। तो यहाँ से VT मिला, वही हमने यहाँ बनाया VT, ये IA-RA और ये IA-XL है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो जो ये पॉइंट था, ये जो हमें मिला था वो क्या मिला था, VT मिला था, और ये क्या मिला था हमको, EF मिला था, आपको याद होगा। तो यहाँ से जब ये लाइन आपने ड्रा किया, खींचिए, तो ये जो VT होगा इसके बराबर होगा, स्पष्ट है। और अब बात करते हैं कि ये IA-XL क्या होगा, और जब आपने इसको जब ड्रा किए तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, ये पॉइंट मिला। तो ये लाइन भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर IA-XL को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? मेरा मकसद क्या था, अलग अलग आर्मेचर रिएक्शन, मतलब XL और XAR अलग अलग प्राप्त करना मेरा उद्देश्य था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मुझे IA-XL मिल गया, या इस तरह से IA तो पता है, तो IA के थ्रू हमें IA-XL मतलब XL मिल जाएगा, या लीकेज रिएक्टेंस हमें मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि IA हमें ऑलरेडी पता है। अब और समझते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, जो ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट AB लाइन क्या होगी, सोचिए, EB जो होगी वो फ्लक्स होगी, MF होगा, वो MF किसके बराबर होगा, जो कि आर्मेचर रिएक्शन में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उस फ्लक्स को या उस MF को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपका जो ये ट्रायंगल बना, ये ABC, ये जो ट्रायंगल आया ABC, मतलब ABC, इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट ट्रायंगल, जो कि BC जो लाइन है वो लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो AB लाइन है वो आर्मेचर रिएक्शन में उस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है जितने फ्लक्स में आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं, फिर से वापस चलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या पाया था, टोटल फील्ड पाया था। क्लियर है? ये टोटल फील्ड पाया था, वो फील्ड जिस पर हमें OCC पर EF प्राप्त होता है, और VT पर हमें क्या, ZPFC पर VT प्राप्त होता है। अगर इसमें से हम क्या कर दें, AB को माइनस कर दें, AB को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, तो हमें मात्र FR प्राप्त होगा। इस FR से हमें ER मिलता है। ये FR उतना वोल्टेज पैदा करता है कि जिससे जो EF के बराबर होता है, EF नहीं सॉरी ER के बराबर, फिर से रिपीट करते हैं, FR मतलब MMF, यह उतना MF होता है जो कि इसमें इतना EMF पैदा कर सके, मतलब ER के बराबर EMF पैदा कर सके, क्योंकि इसमें से आपने क्या कर दिया, इसमें से आपने आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखिए बात करते हैं, तो हमें इन दोनों को माइनस करने पर यह प्राप्त होता है।
अब ये हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे कि ये हमें इतना मिला, इसी को हमने क्या किया, इसका एमएफ इस VT से जो आपका IA आया, IA आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, यह बहुत छोटा है, इसी के अपोजिट में हमने बनाया है, अपोजिट उसी की दिशा में, क्योंकि ये आपका क्या आया था, ये मेन फील्ड था, ये जो EF था, ये EF क्या होगा, इससे आपका 90 डिग्री, ये एक्चुअल में ये इस EF से 90 डिग्री होता है, ये FF था। अब ये 90 डिग्री, अब हमने जो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन नेचर का होगा, अतः इसी की दिशा में बनाएंगे तो ये कम हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, प्राप्त होगा, FR प्राप्त हो गया। मेरा इस तरह से क्या हुआ, एक पोर्टियर ट्रायंगल मिला, उस पोर्टियर ट्रायंगल का नाम हुआ ABC हुआ। इस ABC में हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, जो ये CB लाइन है जो हम पहले बता चुके हैं, ये CB लाइन IA एक्सल को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर जो AB लाइन हुआ, ये AB लाइन क्या हुआ, AB लाइन FA को रिप्रेजेंट करती है, मतलब आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से मुझे आर्मेचर रिएक्शन वाला मिल गया, मतलब XAR मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सल मिल जाएगा, मतलब लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस हमें अलग अलग प्राप्त हो गया। तो इतना एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर इस पोर्टियर ट्रायंगल को इन दोनों लाइन के बीच में कहीं भी हम शिफ्ट करें तो क्या ये बदल जाएगा, तो उसका आंसर होगा ये नहीं बदलेगा। आप इन दोनों को कहीं पर भी आपस में शिफ्ट कीजिए, ये नहीं बदलेगा, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पर RA की वैल्यू, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि ZPFC ड्रा करने के लिए प्योर लैगिंग की कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो प्योर लैगिंग में RA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें मेरा जो मेन मकसद था क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या था, तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू था, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू EF माइनस VT/VT। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जनरेटर में यहाँ पर VT लिखा रहता है, मोटर में और ट्रांसफार्मर में यहाँ पर EF लिखा रहता है। जनरेटर में यहाँ VT लिखा रहता है और ट्रांसफार्मर में यहाँ पर EF लिखा रहता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आप EF नहीं बदल सकते, वो रेटेड होता है, और जनरेटर में आप टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन करते हैं, इसलिए वो भी फिक्स रहता है। इसलिए नीचे जो होता है, जब परसेंटेज निकालते हैं तो फिक्स वैल्यू को निकालते हैं, या PU वैल्यू क्या होता है, जो फिक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे होगा। तो मेरा ये कंडीशन हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस पोर्टियर ट्रायंगल को इन दोनों के बीच में कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम लोग इस तरह से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक EMF मेथड, एक MMF मेथड, और एक अभी हम लोग पढ़े पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर क्या इसको ये कंपटीशन एग्जाम में आता है कि किससे ज़्यादा वैल्यू आती है, किससे कम आती है, किससे सही वैल्यू आती है, ये एग्जाम के कंपटीशन में पूछा जाता है। तो EMF मेथड से हम लोग क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा वैल्यू देता है, एक्स्ट्रा MF देता है, मतलब इससे जो वोल्टेज रिलेशन आएगा वो ज़्यादा आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ से EFR क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है। MF में क्या आया था, मिनिमम वैल्यू है, कम आई थी, तो यहाँ से M क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये लर्न करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर भाई हो सकता है आप जो ये सारे पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट वो भूल गया, तो आप इस पॉइंट से भी क्या कर सकते हैं, उसको रिमाइंड कर सकते हैं कि EFR क्या हुआ, एक्स्ट्रा मीन्स ज़्यादा, और MFR क्या है, मिनिमम, मिनिमम मीन्स कम। तीसरा मेथड क्या है, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। इससे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सही वैल्यू आती है, एक्यूरेट वैल्यू आती है। अब आप सोचेंगे एक्यूरेट आती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। आप क्या ध्यान रखेंगे, आपने लीकेज रिएक्टेंस लिया था, तो लीकेज रिएक्टेंस क्या आपने क्या माना था, ये हमेशा समान रहता है, मतलब ये बदलता नहीं है। तो जबकि सिलेंड्रिकल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल में क्या होता है, ये लीकेज रिएक्टेंस समान होता है, लेकिन सेलिएंट में क्या होता है, सेलिएंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
अलग होगा और यहाँ पर अलग होगा, तो लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पोर्टियर ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, ये तभी सही होगा, ये तभी होगा सही एक्यूरेट रिजल्ट देगा जबकि आप रोटर सिलेंड्रिकल लेंगे। लेकिन यही रोटर सिलेंड्रिकल ना लेकर सेलिएंट लेंगे तो यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए हमें इस कंडीशन में सेलिएंट में हमें न्यू ASA के थ्रू निकालते हैं। तो न्यू एसए मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के थ्रू हम लोग सेलिएंट का वोल्टेज रिलेशन निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।